हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BGMRD वीडियो डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री सेक्शन से डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट का मतलब होता है बच्चों धूल, और स्नो मतलब होता है बर्फ़। ये है बर्फ़ की धूल। तो चलिए पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। क्योंकि इस पैराग्राफ में बच्चों दो चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। सुक सुक का मतलब होता है हिलाना, और हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे। तो हेमलॉक ट्री है, ये धतूरे का पेड़ है। और इसमें कवि द्वारा बताया गया है इट इज़ अ डे ऑफ विंटर, ये विंटर का समय है। द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, जो पोइट है वो जाते जाते एक हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ए क्रो कम टू पर्च ऑन अ ट्री, एक कौवा आता है और एक डाली पर बैठ जाता है। पर्च का मतलब बच्चों PERCH, पर्च का मतलब होता है ऊंचाई पर बैठना। तो कौवा जो है वो आकर एक डाली पर ऊंचाई पर बैठ जाता है। ए डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट, जो धूल रहती है, डस्ट मतलब आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों, फाइन पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उनको डस्ट बोलते हैं। ये डस्ट जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो बर्फ़ की धूल है, वो पोएट के ऊपर गिरती है। तो कभी क्या कहता है कि जब वो एक पेड़ के नीचे जाता है तो उससे पहले उसका क्या है कि जो मूड रहता है वो थोड़ा सा, वो किसी काम को लेके सोच रहा होता है या डिस्टर्ब रहता है, तो वो अपनी सोच में जा रहा होता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है या पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी एक कौवा कौवा चूँकि सभी को पता होगा कि कौवा को लोग बहुत अच्छा पक्षी नहीं मानते, काला होता है। और कौवा को यहाँ पर एक उसी के रूप में दिखाया गया है कि जो बैड थिंग्स हैं, जैसे कौवा है, हेमलॉक धतूरे का पेड़ सबको पता होगा जहरीला होता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई ताकि ये बैड थिंग्स को दिखाती हैं। जैसे हम रास्ते में चल रहे हो तो हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, बेकार चीज़ को कहते हैं अरे आज तो हमारा दिन ख़राब होने वाला है। पर इन्हीं चीज़ों से इस पाठ में, इस पोएम में बताया गया है कि जो बेकार चीज़ें रहती हैं, जिन चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ें कभी कभी नेचर के थ्रू हम लोग हमारा जो दिन है वो ख़राब होने से बचा लेती हैं। तो क्या होता है कि जो कौवा है वो बैड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कौवा जब बैठता है तो वो बर्फ़ की धूल को गिराता है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे तब होता क्या है इसके बाद। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। तो कभी कहता है कि जैसे ही वो बर्फ़ की धूल उसके ऊपर पड़ती है तो उसका सडनली मूड जो था, वो जो पहले उसका मूड था, जो सोच विचार में डूबा हुआ था, वो अचानक से चेंज हो जाता है। और कभी कहता है कि मेरा जो दिन पूरा ख़राब होने वाला था, जिस सोच में मैं डूबा हुआ था या जिस परेशानी में था, वो मेरी परेशानी अब इस बर्फ़ की धूल जो गिरने से उसकी सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है, वो सारी परेशानियाँ भूल जाता है। तो चेंज ऑफ मूड, उसका अचानक से मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, जो पार्ट उसका जो ख़राब होने वाला था या जो पार्ट उसका ख़राब होने वाला था या जिस सोच में वो डूबा हुआ था, वो पार्ट उसका क्या है, इस दिन का ख़राब होने से बच जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट एंड ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ मूड इन हिम। हिज सेंस ऑफ रिग्रेट इज रिप्लेस्ड बाय cheerfulness. Thus, the poet feels that the remaining part of the day is not wasted in a gloomy mood. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में या कैसी परिस्थितियों में हमारा मूड जो है वो हो, और कैसी भी परेशानियां चल रही हों, नेचर में जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं या बैड लक मानते हैं, तो कभी कभी वही चीज़ें हमें अच्छाई का अनुभव करा देती हैं। तो इस पोएम में हमने देखा कि क्रो जो है और हेमलॉक जो ट्री है, ये दोनों क्या है, बैड लक को माने जाते हैं, बैड लक की तरह लोग देखते हैं। पर उन्हीं चीज़ों से जो पोएट है उसको क्या है, उसका जो दिन ख़राब होने वाला था वो सेव हो जाता है या बच जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस पोएम से संबंधित पोएट्रिक डिवाइस, जो जिसका मतलब होता है कि शब्दों को सुंदर बनाने के लिए इस पोएम में क्या यूज किया गया है। तो अगर हम पहले स्टेंजा में देखें, द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप कहीं देखें तो इसमें ना तो कोई कॉमा है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क्स है, ना कोई फुल स्टॉप है। तो इसको हम बोलते हैं नो पंक्चुएशन मार्क।
साथ ही अगर इसमें हम राइमिंग स्कीम वगैरह देखें तो लास्ट के बर्ड से हम देखते हैं कि राइमिंग मिल रही कि नहीं मिल रही। तो लास्ट का बर्ड अगर आप देखें इसमें क्रो है, सेकंड में मी है, थर्ड में स्नो है और चौथे में आपका ट्री है। तो पहला और तीसरा जो है वो मैच कर रहा है और दूसरा और चौथा मैच कर रहा है। तो इसमें क्या है, राइमिंग स्कीम बोलते हैं इसको, जिससे राइमिंग मिलाते हैं। तो शब्दों को सुंदर बनाने के लिए यहाँ कवि ने इन चीज़ों का यूज किया गया है। और इसी प्रकार से आप दूसरा पैराग्राफ देखें तो यहाँ पर आपका हार्ट है, यहाँ पर आपका पार्ट है तीसरे पैराग्राफ में, यहाँ दूसरे पैराग्राफ में मूड है, तो यहाँ पर आपका रूल है, जो कि क्या है, राइमिंग आपकी इसकी मिल रही है। इसके साथ स्टूडेंट अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू, जो एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो कुछ एमसीक्यू मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप इसके आंसर सॉल्व करके आप इसमें डाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर इससे संबंधित कोई आपको क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में इस वीडियो को शेयर करें और आगे भी आप ऐसी ही वीडियो मिलें इसके लिए आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैथ्स की चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैथ की लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की प्लेलिस्ट से आप 1 बाय 1 सभी चैप्टरों की वीडियो आप देख सकते हैं।